दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ। मेरे साथ आज मेरे सहयोगी साथी भाई जनमंच से उदय जुड़े हुए हैं। उदय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो इस चर्चा में हम शामिल हो पाए हैं एक दूसरे के तो साथ। दोस्तों, आपको पता है चुनावी रण जो है आज थम चुका है उदय भाई, और लोग बड़े इंतजार में थे कि आंकड़े कैसे आए, किस तरह का माहौल है, उसके ऊपर चर्चा करें। तो आज हम चर्चा करेंगे हिसार सीट को लेकर के। सबसे पहले तो हरियाणा में पॉलिटिकल तौर पे देखे तो हिसार सीट हॉट सीट बनी हुई थी। बिल्कुल बड़ी हॉट सीट है। तो मैं शुरुआत चाहूंगा आपसे ही, आप क्या मानते हैं, किसका मुकाबला है, कैसे देखो शुरुआत की जब हम बात करें ना, पूरे हिसार का एक मूल्यांकन करें। हिसार के अंदर 9 विधानसभा बिल्कुल आती है, और 9 विधानसभा की बात करें तो शुरुआत में जैसे ही मतलब सबसे पहले बीजेपी ने अपनी सीट रणजीत सिंह चौटाला को दी, और उसके बाद रणजीत सिंह चौटाला का प्रचार हम देखते हैं। लेकिन लोगों की आंखें ना एक तरह से, खासकर किसान आंदोलन से जुड़े लोग, मजदूर आंदोलन से जुड़े लोग, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, जो भी आंदोलन करने वाले जो लोग थे, उनकी निगाहें जुड़ी हुई थी कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन आएगा। और यहाँ के अलग अलग लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने बाकायदा हाईकमान जो इंडिया गठबंधन का था उसको कोई चिट्ठी के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये भेजा कि हमें प्रत्याशी, कोई अच्छा प्रत्याशी दो ताकि लड़ा। ब्रजेंद्र सिंह की बातचीत जब चल रही थी कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी जो खेमा था, किसान, मजदूर, सभी ने कहा कि इसको टिकट नहीं मिले। उसका कारण ये था कि उसको टिकट मिलेगी तो मौजूदा यहाँ सांसद है और भाजपा से सांसद रहा है, किसान आंदोलन में उसकी कोई भूमिका किसानों के पक्ष में नहीं थी उस प्रकार से। तो इसलिए जयप्रकाश को जैसे ही टिकट मिली, वो याद करिए, मुझे किसान आंदोलन में मैंने देखा था कि एक कॉल दी किसान आंदोलन में कि सारे किसान इकट्ठे हो जाओ किसान आंदोलन में, और किसान इकट्ठा हो जाते थे बिना बुलाई, बिना कोई संगठन के, हजारों। ऐसे जिस दिन जयप्रकाश को टिकट मिली इंडिया गठबंधन की, और जयप्रकाश ने कहा कि मैं अगले दिन 2 बजे या 11 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम रखा कि वहां आऊंगा जहां से हिसार की सीम शुरू होती है, वहां हजारों लोग पहुंच गए थे। जैसे ही जयप्रकाश का नाम आया, जिस तरह चाम उफान आया ना, उस तरीके से एकदम से मतलब ऐसे उफान आया, और वहां सुबह 10-11 बजे आ चुका था। उसके बाद यहाँ तक पहुंचने में उसको 9-10 बज गए थे रात के। 30 से 40 किलोमीटर का सफर। और मुख्य चीज ये थी कि शहर के अंदर भी उस दिन कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो जो ये उफान था जयप्रकाश का, ये उफान बड़ी मजबूती से गांव में गया है। और बीच बीच में पत्रकारों को भी हम देख रहे थे और लोगों को भी देख रहे थे जो गणना करते ना कि जातीय आधार पे अगर इस इलेक्शन की गणना करोगे तो फिर हम ना इलेक्शन की ईमानदारी से गणना कर नहीं सकते, नतीजों पे पहुंच नहीं पाएंगे। इसको मेरे अनुसार इस प्रकार मूल्यांकन करना चाहिए कि ये पूरा इलेक्शन भाजपा के खिलाफ जनता का इलेक्शन था। जनता लड़ रही थी, और उसलिए जनता ने इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को पहली बार बोला कि भैया आप उम्मीदवार ना ऐसा मत दे देना जो बीजेपी से आया हुआ हो, ऐसा उम्मीदवार देना जो अच्छा हो। तो इसलिए एक अच्छा इलेक्शन है। पूरे अलग अलग आप 9 विधानसभा में देखोगे तो बहुत अच्छा इलेक्शन है। जिस दिन नतीजे आएंगे, लोग हिसार से कह रहे, मान लो हिसार शहर की हम शुरुआत करें तो हिसार में 1,09,000 वोट पोल हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाजपा को बहुत बड़ी मार्जिन आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शहर के अंदर मिड डे मील भी है, आशा वर्कर भी है, आंगनवाड़ी भी है शहर के अंदर जो आंदोलन में रहे हैं और जिन्होंने इन्हीं भाजपा नेताओं के घर का घेराव किया है। यहाँ मजदूर भी हैं, यहाँ वाल्मीकि समुदाय जो सफाई कर्मचारी में जुड़ा नगर निगम में, वो बड़ा तबका जो लंबे टाइम से हड़ताल पे रहा है। तो आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि शहर एक तरफा रणजीत को? मेरे कुछ उदय जी, आपने भी और मैंने भी जो है कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, क्योंकि देखो बहुत से दर्शक साथियों के अपने साथ जो जुड़े हुए उनके फोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि आपने चुनाव के बाद एक भी वीडियो नहीं डाला। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि उस दिन के बाद हमने एक काम शुरू कर दिया था कि क्यों ना आप लोगों के लिए हम वो आंकड़े ढूंढ के लेकर रख के आए गांव गांव से, जो चुनाव के नतीजे आने हैं उनके आसपास तो रहे। वो अगर बैठे अगर कोई ऐसे ही बोल देते हैं तो फिर वो चीज लास्ट में हो जाता है कि आपने ये बोला था, वो बोला था। तो हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। 9 की 9 जो विधानसभा हिसार लोकसभा के अंदर आती है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले उदय, अगर बात करें चुनावी जो पूरा कैंपेन रहा, जितनी भी पार्टियों से उम्मीदवार थे, अगर मैं बात करूं, आप किसको ये मानते हैं कि मतलब
उस दौरान ज्यादा मेहनत उस पार्टी की रही है? बीजेपी और कांग्रेस की विशेषकर टक्कर हिसार के अंदर आपको पता है। देखो, चुनावी कैंपेन की और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ना भाजपा को 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं। भाजपा की मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त थी, ठीक है। उन्होंने नहीं मतलब किसान विरोध या फिर किसान विरोध होते हुए भी, अब आप देखो ना, सुबह एक उम्मीदवार निकलता वोट मांगने के लिए और एक गांव में गया वहां विरोध है, दूसरे गांव में गया वहां विरोध है, उसके बाद भी वो अलग अलग तरीके से गांव में मैनेजमेंट उनकी कहीं ना कहीं थी। और उस मैनेजमेंट में उन्होंने मीडिया से भी ठीक बातचीत की है, उस मैनेजमेंट में वो लोगों के पास भी जा पाए हैं। लेकिन कांग्रेस की इसमें बात करेंगे तो कांग्रेस का पूरा ही इलेक्शन जनता लड़ रही। जयप्रकाश ने जो मेहनत की इस इलेक्शन में, मतलब जयप्रकाश ना इलेक्शन लड़ने का माहिर व्यक्ति गणित होती, लेकिन इलेक्शन में वो अकेला रह गया। उसने बहुत जबरदस्त मेहनत की। मैं उसका रूटीन देखता हूँ कि सुबह वो 5 बजे उठते हैं, 5 से 9 बजे तक लोगों से मिलते हैं कि जो उसके घर पे मिलने आते हैं। 200, 400, 500 तक भी लोग उससे रोजाना मिलने आते हैं, उनसे मिलते हैं। उसी बीच में शहर के छोटे छोटे प्रोग्राम 15 मिनट में गए, 15 मिनट में वापस आए, 5 मिनट वहां टाइम, रात को 1 बजे तक, रात को दिन में गांव के प्रोग्राम और रात को फिर शहर के भी, रात को फिर 2 बजे सोना। रूटीन का आप देखोगे 2 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। ये उसकी उदय वो अकेले भी तो रह गए थे, क्योंकि अब अक्सर गांव में गए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसकी मेहनत है ना, व्यक्तिगत तौर पे उसने बहुत बेहतरीन मेहनत की है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, जो उसके साथ काम करने वाले लोग होने चाहिए थे, ऊपर का नेतृत्व की बात कर लेते हैं, ऊपर का नेतृत्व भी करेंगे, लोकल भी नेतृत्व की बात करेंगे। वो ना सिर्फ मुंह दिखाने वाला था कि जेपी के साथ फोटो खिंचा लिया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे वोट मांगने नहीं गई। हाँ, इसके साथ में मैं देखता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, उसने बड़ी ईमानदारी से 5 टीम उनकी लगातार बड़ी मेहनत की। और कामरेड बलवान पुनिया जो भादरा से विधायक रहे हैं, उसने लगातार 10 दिन अलग अलग टाइम पे 10 दिन यहाँ लगाए हैं। और 10 दिन का मतलब है 100 गांव उसने कवर किए हैं। नलवा हल्के के आदमपुर, बरवाड़ा, उकलाना, उसने बहुत यहाँ टाइम दिया है। और ये ना किसी कांग्रेस, मैं वही कह रहा हूँ, मैनेजमेंट में कमी कहा है कि कांग्रेस का कोई भी जो लीडर है यहाँ का जो संभाल रहा चुनाव को, उसने बलवान से कोई संपर्क नहीं किया, उसने बलवान से नहीं बुलाया। उसको शायद तेल मतलब ना उसकी कोई उस प्रकार से मदद तेल पानी की भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट जो पार्टियों के लोग हैं उनके पास अदर तो पैसा है नहीं। तो वो मैं देख रहा हूँ। हाँ, नड़वा में हम देख सकते हैं कि अनिल मान ने एक मेहनत दिखती है, अनिल मान ने मेहनत की है, या सी में नरेश यादव ने एक मेहनत दिख रही। लेकिन बाकी जो चेहरे हैं, वो चेहरे ना, उनका नाम लो या न लो, उन चेहरों की मेहनत, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कोई पूर्व विधायक रहे, उनकी मेहनत दिख नहीं रही। चलो चर्चा कर लेते हैं अब जो मुद्दा है 9 की 9 विधानसभा वाइज। हम भाई आपको आंकड़े देंगे, कहां से कौन जीतेगा या फिर कैसे फाइट रहेगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप भी साथ के साथ कमेंट करते रहें, जिस भी हल्के से आप जुड़े हुए हो आप कमेंट करके बताते रहें कि भाई हमारे हल्के से कौन जीत रहा है, या फिर गांव से भी कोई भी साथी जुड़ा हुआ है तो अगर हमारी कोई, अगर आपको करेक्शन लग रही है तो बता करके कमेंट में जरूर डालने का काम करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिसार की, क्योंकि हिसार ही जो बीजेपी की अगर बात करें, किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करोगे तो हिसार के ऊपर बड़ा दावा ठोक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हिसार से कितनी जो है मार्जिन यहाँ से रणजीत सिंह चौटाला जो है यहाँ से ले सकते हैं? मुझे लगता है कि रणजीत सिंह के लिए, भाजपा के लिए 2 हल्के हैं जो कहीं ना कहीं उनको मजबूत दिख रहे हैं। बिल्कुल, हिसार शहर है जिसमें पंजाबी समुदाय ज्यादा है, पंजाबी समुदाय से मुख्यमंत्री रहा है, ठीक है, और यहाँ उसको अच्छी लीड मिलती दिख रही है। 30 से 35 हजार की लीड मुझे लग रही है कि हिसार में रणजीत सिंह को मिलती दिख रही है। बिल्कुल, यही आंकड़ा मेरा था जो मैंने इकट्ठा किया, यही भाई जनमंच से हमारी पूरी टीम ने जो है इकट्ठा किया। 30 से 35 हजार की जो वही हिसार से हम जो है रणजीत सिंह चौटाला या बीजेपी की जो है लीड मान करके चल रहे। आप साथ के साथ नोट करते रहना, लास्ट में आप उसका रिजल्ट भी निकाल लेना क्या कुछ रहेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं उदय आशी से। आशी की लीड, आशी ना अपने आप में एक अलग चीज आएगी। जब आशी का इलेक्शन हम देखते हैं, शहर के अंदर लीड है, शहर के अंदर एक अच्छी लीड दिख रही है रणजीत सिंह चौटाला की, बीजेपी की। लेकिन उसके बाद जब गांव में जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो इसको जाट गैर जाट का इलेक्शन बनाने की कह रहे थे, या काउंटिंग करते कि बैकवर्ड क्लास का वोट लगभग बीजेपी को जाएगा, ये जो काउंटिंग करते हैं उसमें मैं बता रहा हूँ, बड़ा गांव है आशी हल्के में, जमावड़ी गांव बड़ा है, गैर जाट गांव है, ठीक है। आशी जमावड़ी गांव में आप ये मानिए कि जयप्रकाश
10-15 वोटों से जीत सकता है। अच्छा, मतलब जीत होगी वहां से। हाँ, जहां मतलब दलित जातियों के अच्छे वोट हैं, बैकवर्ड क्लास के अच्छे, मतलब यादव ज्यादा है उनके वोट हैं, छोटा ढाणा, बड़ा ढाणा, रामपुरा, ये बैकवर्ड क्लास के वोट गांव है, ठीक है, जिसमें यादव बाहुल्य जाति ज्यादा है, सैनी बिन में है। वहां आप ये मानिए कि कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट में है और रणजीत सिंह को हरा सकती है इन गांव में, अलग अलग गांव में हरा क्योंकि ना अग्निवीर का मामला ये देखना पड़ेगा। बात करें उधर टोटल 80 की जब हम बात करेंगे, तो टोटल 80 की जब बात करेंगे, अलग अलग गांव में जाएंगे जहाँ किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव था। उसके बाद में फिर कह रहा हूँ कि काउंटिंग हम इस प्रकार करनी पड़ेगी कि प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी की 4-5 महिलाएं हैं, आशा वर्कर 5 से 6 हैं, मिड डे मील है, जो सिट्टू सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन कम्युनिस्टों की जो ट्रेड यूनियन है वो आंदोलन में थी और वो लगातार कम्युनिस्ट जुड़े हुए हैं। उनकी सफाई कर्मचारी है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों की यूनियन है, जो भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं वोट डालेगी, तो वो प्रभाव डालेगी। और 80 से कितना भी मतलब पूरा एक मूल्यांकन करते हैं, शहर ने एक अच्छा वोट भाजपा को दिया है, लेकिन 10,000 या 10-15 के बीच में ही लीड इनकी रहेगी, इससे ज्यादा लीड नहीं रहेगी। तो भाई मेरा मानना ये है, जिस तरह मैंने जो इकट्ठे किए आंकड़े जगह जगह से, गांव से, शहर से, लगभग मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम 20,000 की लीड मैं मान के चल रहा हूं। अगर रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी को 80 हल्के से मिले तो हमने बता दी 30 से 35,000 की लीड जो हिसार टोटल, क्योंकि देखो हिसार और 80 के ऊपर बड़ा दावा बीजेपी का, तो रणजीत सिंह चौटाला 15 से 20,000 तक का मेरा मानना है कि यहाँ मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि प्रभाव पड़ा है नरेश यादव का, या फिर बात करें राहुल मक्कड़ का। जब से उन्होंने पार्टी चेंज किया है, कांग्रेस को ज्वाइन किया है, बहुत शायद समीकरण चेंज हुए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, नरेश यादव की एक मेहनत दिख रही वहां पे, क्योंकि हीरो के जितने भी गांव हैं वहां नरेश यादव की अच्छी पकड़ है और नरेश यादव लंबे टाइम से वहां काम भी कर रहे हैं, ठीक है। उसने समाज के तौर पे गांव में या और में, और यहाँ तक भी शहर के अंदर भी उसने काम करवाई है, तो उसका एक प्रभाव रहेगा और भाजपा की एंटी कमेंसी भी काम करेगी। बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं, दो जो है विधानसभा हमने बता दिया आपको, इनको नोट करते रहे आप साथ के साथ। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस जहां दावा ठोक रही है उचाना के अंदर। उचाना के अंदर बड़े दावे जो है उदय जी कांग्रेस के हैं कि वहां से इतनी लीड, लोग तो 60,000 तक पहुंच गए थे कि 60,000 की लीड आएगी, जो दुष्यंत चौटाला जीते थे उससे ज्यादा लीड में आएंगे। क्योंकि हमने देखो चुनावी कैंपेन के दौरान भी जो है लोगों से बातचीत करी, उस टाइम पे लोग कहते थे भाई दुष्यंत चौटाला 52,000 से जिता था, अब की बार तो हम इसको उससे भी ज्यादा में जिताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया जो किसान आंदोलन जिस प्रकार से था, खासकर उचाना के और नारनौंदी हल्के में बड़ा एक मूवमेंट रहा मुआवजे को लेके, और अगर उसके अनुसार देखें तो लीड दुष्यंत चौटाला से भी ज्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा पहलू है, ये भी तो है। लेकिन जो कांग्रेस में ही जो लोकल लीडर हैं, जो एक साथ मिलके नहीं चले हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं भीतरघात किया है, वो प्रभाव डालता है और वो प्रभाव ना खतरनाक तरीके से उचाना में हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने अलग अलग तरीके से लोगों से बातचीत की है, 30,000 के आसपास लीड मुझे लग रही है, 30 से ज्यादा नहीं जाएगी उचाना के अंदर, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही आंकड़े हैं उदय, मेरे भी यही आंकड़े हैं, 30,000 की मान के चल रहे हैं। लेकिन एक चीज आती है, जिस तरह आपने पिछले 2 दिन पहले एक बयान जयप्रकाश जेपी का सुना भी होगा कि उचाना में मेरे साथ भित्रीघात हुआ है, मेरे साथ गद्दारी हुई है, इस तरह के शब्द लिए कहे और इनडायरेक्ट में नाम भी लिया है। नहीं हुई गद्दारी, इसमें कोई दो राय नहीं। उन लोगों के सबूत है जिन्होंने खिलाफ में वोट मांगे उचाना के अंदर, लेकिन उनका इतना जो उसने जयप्रकाश ने बोला, जेपी ने भी, कि उनका पल्ले कुछ नहीं। सच्चाई में कि आपके खुद के तो वोट आ सकते हैं 15 से 20,000 30,000, लेकिन आप वो वोट और कहीं ट्रांसफर करवा दो, वो भी भाजपा को, क्योंकि उनका वोट जो है वो किसान वोट है और खासकर जाट कम्युनिटी का वोट है, और जाट कम्युनिटी लंबे टाइम से आंदोलन में रही है सरकार के खिलाफ, और उसने मन बनाया हुआ था कि वो वोट भाजपा के खिलाफ करेगी और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब इतना प्रभाव गया होगा जो जिसने भितरघात की है। तो भैया आपको क्या लगता है उचाना से हमारे आंकड़े जो है वो 30,000 तक बैठते हैं, मैक्सिमम 30,000 की लीड यहाँ जो है कांग्रेस को जाएगी, जयप्रकाश जेपी को जाएगी, इंडिया गठबंधन को जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं नारनौंद की, क्योंकि नारनौंद विधानसभा के अंदर भी अगर बात करें किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। आपने देखा होगा, जेजेपी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, बड़ा विरोध हुआ नारनौंद के अंदर,
और नारनौंद के अंदर तो लास्ट दिन तक विरोध चला है, आपने देखा होगा कई विधानसभाओं के अंदर जो है लास्ट के अंदर बड़ा विरोध डाउन होता, मतलब कम होता हुआ नजर आया, लेकिन नारनौंद में वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने भी पूर्व मुख्यमंत्री ने भी वहां रैली करने का काम किया। तो आपको नारनौंद के आप क्या मानते हैं कि नारनौंद में मुख्यमंत्री की रैली मैंने देखी, और उस रैली के अंदर भी मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने झूठ बोला ना, हमने वीडियो बनाया 10 से 15 उसमें अलग अलग झूठ बोला, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा झूठ हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बोल रहा। वो लोग ना चीज चेक कर रहे। अभी जो हमारे जो गांव के जो लोग हैं वो अनपढ़ तो रहे नहीं, बिल्कुल, और सोशल मीडिया जमाना, वो चीज चेक कर रहे। और नारनौंद में भाजपा को भितरघात हुआ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, बिल्कुल। क्योंकि जो नारनौंद से भविष्य में चुनाव लड़ना चाहता है, पहले भी वहां से विधायक रहा, मंत्री रहा है, बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लोकसभा लड़ना चाहते थे, और वो भविष्य में लड़ना चाहते हैं, तो उसका वोट कौन देगा? किसान वोट। वो किसानों से इस बात पे नाराजगी नहीं लेना चाहते थे कि मतलब आप विरोध न करो, वोट न डालो। वो ये कह रहे हैं कि आप वोट यहाँ तो मत डाल दो, मुझे मेरी मतलब जब मैं खड़ा हूं तो मेरी भी मदद कर देना। मतलब तो ये भी था भाजपा को भितरघात की बड़ी वहां पे वो है, और बड़ा वोट बैंक, बड़ी लीड, 30 से 40 हजार तक की लीड भी बिल्कुल आपको वहां नारनौंद में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की 30 से 40 हजार की लीड बिल्कुल वहां से यही आंकड़े निकल के आ रहे। क्योंकि देखो एक चीज देखी जाए ना उदय जी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन मैं कई गाँव के अंदर मैंने जाने का काम किया, कई गाँव में गया, मैं बूथों के ऊपर पहुंचा, तो कई जगह ऐसी देखी मैंने जहां ओपन पोलिंग हो रही थी, ओपन वोटिंग हो रही थी, मतलब कि कोई रोक टोक नहीं थी वहां। बीजेपी के जो है कार्यकर्ता भी वहां नहीं थे। पेटवाड़ की बात कर लूं मैं, मसूदपुर की बात कर लूं मैं, मतलब इनका बूथ ही नहीं लगा कहीं, मतलब ऐसी वोटिंग थी वहां की वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। डाटा गांव के अंदर बात कर लूं मैं, डाटा गांव के अंदर जो है चेयरमैन है डाटा गांव से, लेकिन वो चीज नहीं थी जो बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी से चेयरमैन है डाटा से, लेकिन ओपन वोट वहां पर देखने को मिले, बिल्कुल कांग्रेस के एक तरफा वोटिंग जो है वहां देखने को मिली। तो इस तरह के बड़े बड़े गांव उसके अंदर आते हैं। ये नारनौंद है, नारनौंद। और सबसे बड़ी बात मैं वही फिर कह रहा हूँ कि ये हरियाणा का मुख्यमंत्री आता है, हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री आता है भाजपा से जो रही है, वो कहीं पे भी इस बात पे वोट नहीं मांग रहे कि हमने 10 साल हमारा राज हो गया चलते हुए, 10 साल में हमने क्या काम किया। वो कह रहे हैं कश्मीर में हमने ये कर दिया, वो कह रहे हैं चीन में ये हो गया, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हो गया। भाई यहाँ के लोगों को रोजी रोटी चाहिए है, यहाँ के लोगों को जमीन जब जोतते हैं तो उसके लिए सस्ता खाद बीज दवाई चाहिए है, फसल खराब हो जाए तो मुआवजा चाहिए, जो यहाँ का आंदोलन का बेस रहा, उस पर बात नहीं कर रहे। तो उसका सबक कहीं ना कहीं जनता इनको सिखाने जा रही है। एक चीज और देखने को मिली नारनौंद के अंदर, जिस तरह आपने बताया बीजेपी के अंदर आपस में फूट दिखाई दी, लेकिन नारनौंद के अंदर कांग्रेस के अंदर थोड़ी एकता दिखाई दी। जसी पेटवाड़ की बात करें तो जसी पेटवाड़ ने एक जमीनी स्तर पर अच्छी मेहनत की है, फील्ड में रहे हैं, रामभक्त शर्मा भी उनके साथ मिलकर के रही है। एक वो चीज दिखने को नहीं मिली जो कांग्रेस के अंदर भी एक चर्चा चलती रहती है हमेशा, एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम। आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस ने वहां अच्छा काम किया है जमीनी स्तर? हमें मुझे भी लग रहा है कि जसी पेटवाड़ ना नया उभरता एक वहां चेहरा है, और उसने मेहनत की है, और वो उस गुटबाजी में नहीं, जो बाकी जो पुराने नेता हो जाते हैं ना एक टाइम बाद, और उनकी एक इज्जत बन जाती है। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहा है आज भी बयान देके कि मुझे कभी बुलाया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। ये ना एक झूठी इज्जत का एक ढकोसला है। बिल्कुल, जब आप पूरी देश की जनता इस बात के लिए लड़ रही है कि भाजपा को सत्ता से दूर किया जाए क्योंकि ये संविधान को बदल देंगे, और संविधान के विरोध में खासकर मैं देख रहा हूं कि दलितों में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उन्होंने संविधान बचाने के लिए बम्पर वोटिंग कांग्रेस को की है। और भाजपा के कई सांसदों के बयान आए थे कि हम 400 सीट दो कि हम संविधान बदल देंगे। तो उसके बाद ना दलितों के अंदर आपको देखोगे कि बहुत एक नया आपको देखने को मिलेगा कि वो कांग्रेस को वोटिंग कर रही है। नारनौंद की बात कर रहे थे, दादा गौतम का भी जिक्र आता, दादा गौतम ने भी जो है बीजेपी की प्रशंसा की। दादा गौतम की बात करें ना, दादा गौतम का कभी कोई ठिकाना रहा नहीं, न उसकी जबान रही, 5 मिनट पहले कुछ बोलेगा, 5 मिनट बाद में कुछ बोलेगा। ये जो सच्चाई है ना कि जेजेपी से वो जीत के आया, अब उसको मंत्री पद नहीं मिला। ये कब जेजेपी ने कहा था कि आपको मंत्री पद हम देंगे, या तो फिर आप सरकार से बाहर आ जाओ, जेजेपी से बाहर आ जाओ, लेकिन वहां इस्तीफा भी नहीं देंगे, इस्तीफा भी नहीं दिया, और नारनौंद का विकास नहीं करने दिया। नहीं तो आप विधायक बन गए, आपकी पार्टी सरकार में है, उनसे आप ग्रांट लेके नारनौंद का विकास करवाओ ना। नारनौंद में पिछले 5 साल में, इससे पहले आप देखोगे कहीं ना कहीं
अभिमन्यु का फिर भी कहीं ना कहीं काम दिखता है। बिल्कुल, अभिमन्यु का अभी वो बेशक बीजेपी में दादा अलग गौतम चीज के साथ काम जब दिखता तुलना है। करके, लेकिन गौतम के टाइम में दादा गौतम की तो कोई जबान ही नहीं, मतलब अपने पता नहीं उसका दिमाग के अपने नए अलग ही पाखंड के तहत वो यहाँ जिंदा। कभी वो हुड्डा की तारीफ करता है, कभी फिर दूसरे की, या फिर भाजपा, पता नहीं अपने लालच के लिए क्या क्या मतलब नए नए तिगड़म रचता रहता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, जब दादा गौतम को जिताया था बीजेपी या कैप्टन अभिमन्यु, जो इस तरह नानू हल्के के अंदर जब भी जाते थे तो गांव वाले लोग ये कहते थे कि भाई इसका सिरिया निकालना है अभिमन्यु का। उस टाइम पे इतनी नाराजगी थी, लेकिन आज जब हम जाते हैं ना, दादा गौतम का कार्यकाल देख के लोग ये कहते हैं कि भाई इससे तो अभिमन्यु सही था। तो मतलब ऐसी छवि रही है, तो मेरे हिसाब से तो मतलब वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, दादा गौतम से ना कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और मुख्य जो नारनौंद के अंदर, नारनौंद के जो किसान आंदोलन है वो प्रभाव डालेगा। और किसान आंदोलन के साथ हमें एक और चीज देखना चाहिए कि इस आंदोलन का, इस चुनाव का मूल्यांकन अगर जातीय आधार पे लोग करेंगे तो गलत है ना, क्योंकि कर्मचारी जो जिनकी बड़ी मांग थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में तो सभी जातियों कर्मचारी तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो बहुमत तौर पे, बड़े तौर पे वोटिंग कर्मचारी कांग्रेस को कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है ओपीएस लागू करने का, और बहुत राज्यों में ओपीएस लागू भी किया। तो हम उनको काउंटिंग करें कि मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, वन विभाग वाले, और इस प्रकार से कर्मचारी, कितनी बड़ी इनकी तादाद है, फिर इनके परिवार है, और ये फिर अपने परिवारों को प्रभावित भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं आदमपुर की। आदमपुर हॉट सीट रही है जेपी के लिए तो विशेषकर, क्योंकि पिछला आपने देखा था चुनाव, उसके अंदर जयप्रकाश करीबन 15,000 के आसपास वोटों से जो है कुलदीप बिश्नोई के बेटे से आ रहे थे, भव्य बिश्नोई से। तो आदमपुर में आप क्या मानते हैं, इंडिया गठबंधन कितना मतलब अपने लिए पॉजिटिव कर सकता है? आदमपुर का ना हमें अलग अलग चीज देखनी चाहिए कि आदमपुर में याद कीजिए कि जब उपचुनाव था, उपचुनाव चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी लड़ रही है, एक परिवार की इज्जत बेइज्जती का सवाल है, फिर भाजपा की सरकार है, और उसमें फिर उपचुनाव है। उपचुनाव में तो सरकार कहीं ना कहीं ज्यादा मुकर्रती है, उसमें फिर उसको लीड जो मिली 15-16 हजार से वो जीता था। उसी दौर में जयप्रकाश का जो है वो जेजेपी गठबंधन भी है, बिल्कुल। और जयप्रकाश को हारने में सबसे बड़ी भूमिका जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो उम्मीदवार आया, कुरुडाराम जो नंबरदार थे, उनके गांव में जब गांव का एक उम्मीदवार आ जाता ना, तो गांव के वोट कहीं ना कहीं आसपास के गांव के वोट उसी को मिलते। जयप्रकाश उस गांव से काफी वोट ले सकते थे अगर कुरुडाराम, माहौल भी खराब होता ना कि एक तो कहते हुए नंबरदार खड़ा हो गया हमारे आसपास का, हमारे गुवाहाटी का खड़ा हो गया, जल आंदोलन भी उसने किया था, तो माहौल खराब हो गया था। और इस चुनाव में आप देखोगे लोकसभा में तो सीधी टक्कर दो ही लोगों की, जयप्रकाश और बीजेपी। और उस टाइम में कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा नुकसान जयप्रकाश का किया था। अब की बार आम आदमी पार्टी आम आदमी इसके साथ है और जेजेपी वहां से निकल। जयप्रकाश और रणजीत सिंह का जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ी जो पूरा देखो कि ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पहले दिन से अखबारों में रही, मीडिया में रही। इसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली मिलने गया, मरहम लगाने के लिए इनके बेटे जो भव्य बिश्नोई है उसको युवा मोर्चा अध्यक्ष बना दिया हरियाणा का। लेकिन फिर भी आखिरी दिन जो प्रभाव डाला चुनाव पे कुलदीप बिश्नोई ने, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी सुनैना चौटाला उससे मिलने गई घर, एक प्रत्याशी मिलने गया, उससे दो प्रभाव मुझे देखने को मिल रहे, मुझे देखते हैं कि सुनैना चौटाला का जो वोट बैंक है वो किसान वोट बैंक था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। वो किसान वोट बैंक को लगा कि ये सुनैना चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल ये भाजपा में ही जाएंगे, जो इनके बारे में एक भ्रम फैला हुआ था, इसलिए ये भाजपा के बी टीम मान लिया लोगों ने। बी टीम और उससे मिलने गए हैं, आखिरी दिन मिलने गए, इसलिए वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस को गया। और यहां से ये संदेश गया कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कि अभी इसकी नाराजगी दूर हुई नहीं, कि ये इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी से मिल रहा, साथ में फोटो खिंचा रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ वो फोटो बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार ने बाद में डिलीट भी कर दी, एक बार तो जारी किया गया। तो ये जो ना ये बड़ा संदेश गया, क्योंकि हरियाणा की कल्चर हम देखते हैं ना, यहाँ तो रैली में अगर भाषण देते हुए किसी ने चश्मा के हाथ लगा दिया तो लोग ये समझ जाते थे कि ये ना चश्मे का इशारा कर गया, या किसी ने हाथ ऐसे कर दिया, या गलती से बोल दिया कमल का फूल या हाथ, तो वो ना उसी से लोग समझ जाते थे ये तो दो उम्मीदवार मिल रहे, तो कांग्रेस को इससे फायदा होगा। और आदमपुर के अंदर, अब की बार मैं आदमपुर के अंदर ही गया था चुनाव से, वोटिंग से पहले ही। गांव था वो काली रावणा गांव था शायद, काली रावणा गांव, उस गांव के अंदर गया मैं, वहाँ युवाओं से मैंने बात की, बिश्नोई ही थे वो
मैं बोला भाई क्या माहौल है, बोले माहौल एक तरफा है। मैं क्यों, कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी के अंदर है। बोला नहीं, इंडिया गठबंधन का माहौल है। वजह नीला देखा नहीं आपने, कल रैली के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने ऐसे हाथ किया। हाँ, ये है प्रभाव। और मैं एक और बता रहा हूँ इसमें, मन एक चीज देखने की है कि इन उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने और भाजपा ने वादा किया कि यहाँ से 2 मंत्री बनेंगे, भव्य को मंत्री बनाएंगे, वो नहीं बनाया। उसके बाद में ये कहा कि यहाँ 400 करोड़ की योजना आ गई, 800 करोड़ की योजनाएं आ गई। आज आदमपुर बहुत बैकवर्ड शहर है, एक कस्बा, सड़कें टूटी हुई है। उसके साथ में अगली बात मैं जो कहना चाहूंगा कि उस उपचुनाव के दौर में अब के बीच में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ सरोप एसकेएम के अंतर्गत, और उसमें 400 करोड़ एक बार मुआवजा दिलवाया गया और बाद में अलग अलग टाइम पे मुआवजा मिला। और वो बड़ा मुआवजा इन गांवों को मिला जिसमें बिश्नोई समाज के भी गांव है, जिसमें जाट समुदाय के गांव भी है, क्योंकि मुख्य खेती करने वाली ये जातियां हैं। कुम्हार समुदाय के भी गांव है जिनमें वो मिला मुआवजा। तो वो मुआवजा किसानों के आंदोलन से मिला। तो बिश्नोई समाज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा। और मुझे लगता है कि यहाँ जयप्रकाश 5000 के आसपास लीड में रहेगा। बिल्कुल 5 से 7 हजार का आंकड़ा मेरा भी आंकड़ा रहा है, गांव से इकट्ठा किया। तो 5 से 7 हजार की जो है इंडिया गठबंधन की लीड यहाँ पर रहेगी। उसके बाद बात कर लेते भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा के क्या कुछ आंकड़े आपके पास, क्या कुछ इनपुट आपके पास है कि किस तरीके का भवानी खेड़ा की ना शुरुआत में हम जब देख रहे थे तो लग रहा था कि भवानी खेड़ा में जो राजपूत समाज का अच्छा खासा वोट है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को न चला जाए, क्योंकि उनका कोर वोट बीजेपी का रहा। लेकिन अब की बार राजपूत समाज कहीं ना कहीं खिलाफत में था। बलियाड़ी गांव बड़ा गांव है जहाँ 12 से 13 हजार वोट है। वहां मैं गया था, सर्वे कर रहा था, बातचीत के लोगों से, तो वहां राजपूत समाज बहुमत में वोट डाल रहा है इनको। और लग रहा था कि राजनाथ सिंह जो आएंगे गृह मंत्री है, उससे ना वो रक्षा मंत्री जो है वो उल्टफेर कर सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। और वहां से अच्छी लीड लेके आएंगे, 5 से 10 हजार की लीड जयप्रकाश लेके आएंगे, हार में नहीं जाएगा। मेरा आंकड़ा यहाँ से थोड़ा अलग है आपसे। मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से जीते तो बीजेपी की ही, क्योंकि जहां से मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, हो सकता है देखो 5 या 10 हजार की कोई जीत बड़ी नहीं होती, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है यहाँ से जयप्रकाश भी जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ फाइट दिखाई दे रही। क्योंकि इतनी बड़ी विधानसभा के अंदर 5 से 7-10 हजार का अंतर होना, वहां बीजेपी जीते इंडिया गठबंधन जीते कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे आंकड़ों के अंदर जो है 5 से 7 हजार मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है। क्योंकि बीजेपी का थोड़ा आपने जैसे बताया राजनाथ का, उसका मैं यहाँ मानता हूँ कि टक्कर है, हार जीत ही 4 से 5 हजार की हो सकती है। आप वाली भी बात हो सकती है, यहाँ जो जयप्रकाश भी जीत सकते हैं, यहाँ पर बीजेपी भी जीत सकती है। मुझे लग रहा है कि जयप्रकाश ने इलेक्शन वहां अच्छा फाइट किया है, मुझे लग रहा है। और दूसरी बात जो फिर ये रिजर्व सीट है, और फिर मैं कह रहा हूँ संविधान बचाओ की जो एक नारा है ना कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी और इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताओ, वो प्रभाव कहीं ना कहीं आरसी सीट पे दिख रहा, मुझे लग रहा। उसके बाद बात कर लेते हैं बरवाड़ा की। बरवाड़ा के अंदर भी जो है काफी चर्चाएं रही है। बरवाड़ा हिसार और रांची को लेकर के विशेषकर चर्चाएं रहती है कि चुनाव का जो परिणाम आएगा इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बरवाड़ा के अंदर आप क्या मानते हैं? बरवाड़ा शहर की बात कर लेते हैं एक बार पहले, बरवाड़ा प्रॉपर शहर, क्योंकि इसके अंदर एक चीज बड़ी है, ये बरवाड़ा शहर के बरवाड़ा जो विधानसभा उसके अंदर जो है साथ में गांव जो है वो बहुत बड़े बड़े गांव हैं। और बरवाड़ा शहर की बात करें तो उसकी आबादी कम है, लेकिन गांव की जब संख्या इकट्ठी होती है तो वो बड़ी हो जाती है। तो आपको देखो बरवाड़ा की बात करेंगे तो बरवाड़ा में ना जो बरवाड़ा शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कोई प्राचीन रहने, जैसे हिसार में आप देखोगे, हिसार में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो शुरुआत से हिसार में रह रही है, पिछले 100-150 साल से हिसार में रह रही है। बरवाड़ा में इस प्रकार से उतना वो नहीं है, कम है। वो गाँव के आसपास के लोग आके बसे हुए हैं और प्रभावी पूरा ये आसपास के गाँव रहेंगे। और उसमें ये देखना कि मेहनत किसने की है, मतलब मैं मुख्य देख रहा हूँ जयप्रकाश के साथ जो नेता काम कर रहे थे ना, जिन्होंने सिर्फ मुंह दिखाने का काम किया, जमीन पे उस प्रकार मेहनत नहीं की। बिल्कुल, मैं शुरुआत की थी कि जयप्रकाश एक अच्छी मेहनत की है, लेकिन साथ वाले जो लोग हैं उन्होंने उस प्रकार मेहनत नहीं की है। हाँ, वो जयप्रकाश के साथ रोजाना दिखते जरूर थे, हर फोटो में, वीडियो में। गाँव में मेहनत करते तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि बरवाड़ा से लीड रहेगा, जयप्रकाश लीड में रहेगा। कितने में रहेगा वो थोड़ा सा आप अपना आंकड़ा देख लीजिए। बिल्कुल, बरवाड़ा से जो है जेपी अच्छा जो है
मतलब शुरुआती दौर की अगर बात करें और बाद की बात करें, क्योंकि बरवाड़ा की बात करें तो हिसार के बिल्कुल इस कॉर्नर में आप चले जाओगे, लाडवा की बात कर लूं मैं, ये गांव भी बरवाड़ा विधानसभा के अंदर ये खड़लीपुर हो गया, लाडवा हो गया, लाडवा खोखानियाना, ये पूरा किसान आंदोलन का वैसे गढ़ रहा, क्योंकि आपने पता है इस टोल के ऊपर जो है सबसे ज्यादा आंदोलन के समय धरने रहे हैं। 2 टोल आ गए ना इसमें। हाँ बिल्कुल, माइयड वाला टोल के भी माइयड और बहुत ज्यादा बैबलपुर। गांव है, फिर बैबलपुर वाला के हैं, और ये राजली बड़े बड़े गांव जो है, राजली है, सरसोद है, गिराए गिराए है, लाडवा है, इन गांवों के अंदर बहुत प्रभाव रहा है। और इस प्रभाव को देखते हुए और उस गांव के उस दिन मैंने जो है कुछ आंकड़े इकट्ठे भी किए थे, गांव गांव में गया भी था जिस दिन वोट डल रहे थे। मैं उस दिन एक चीज देखी उधर कि मैं बिना कैमरे जो विजिट करूं, क्योंकि कैमरे के सामने वो सच्चाई हम बता नहीं पाते, वो लोग ना थोड़ा सा एक चीज और देखनी है, मैं अगर कहीं भी गया हूं तो हर कोई यही बोलता है कि बीजेपी का साइलेंट वोट है, बीजेपी का साइलेंट वोट है। तो मैं सोचा कि यार आज वैसे ही निकलते हैं और पता करते हैं कि मतलब किस प्रकार से लोगों का माहौल है। तो मेरा आंकड़ा है बरवाड़ा से जयप्रकाश जेपी जीतेगा 20,000 वोटों से। 20 बिल्कुल, जो मैंने गांव टू गांव एक एक गांव से आंकड़े इकट्ठे किए, ये मैं वैसे कोई अंदाजा नहीं लगा रहा आपको। लगभग 20,000 की जीत जो है मैं पूरी विधानसभा से बरवाड़ा जीता। हालांकि बरवाड़ा शहर से जो है रणजीत सिंह चौटाला जीत रहे, लेकिन लुटिया कहाँ डूब रही है, गाँव के गाँव में। तो ये चीज मेरे आंकड़े जो इकट्ठे हुए वो ये बरवाड़ा के ये रहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उकुलाना की। 8 विधानसभा का जो हमने डाटा बता दिया है, तो उकुलाना के अंदर आप क्या मानते हैं? उकुलाना की बात करें ना, उकुलाना में भी वही है कि उकुलाना, उचाना, नारनौंद, ये वो 3 हल्के थे जब दुष्यंत चौटाला बड़ी मार्जिन से जीत के आए थे। कांग्रेस ने भी सबसे बड़ा दावा है और कांग्रेस ने भी इन्हीं तीनों पे दावा ठोका। यहाँ जरूर बात चली है थोड़ी बहुत कि भीतरघात हुआ है, लेकिन नरेश सेलवाल ने अच्छा वहां मुझे लग रहा है कि काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दूसरा ना, यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी वो जेजेपी के विधायक जो थे, ठीक है, उसका काम उस प्रकार कभी हुआ नहीं। तो वो जो एंटी कैमेंसी जो काम कर रही ना, उसका फायदा अच्छे तरीके से जयप्रकाश को मिल रहा। और मुझे लगता है कि 10 से 15,000 का मतलब वहां से जीत है। बिल्कुल। कुमारी सैलजा का नाम बड़ा चर्चाओं में चला हुआ है, क्योंकि कुमारी जब से वोटिंग हुई है कुमारी सैलजा का नाम बड़ा चल रहा है कि कुमारी सैलजा ने जो है सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे हैं कि भीतरघात की शिकायतें कुमारी सैलजा की है। हाँ। और ये तो जब बाद में कोई कांग्रेस की कोई मीटिंग होगी, क्या फैसला आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये खबरें हैं कि उचाना के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसका बेटा सांसद रहा है उसने, और कुमारी सैलजा ने कहीं ना कहीं भीतरघात किया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें लोगों के अंदर से निकल, इसी वजह से उदय अगर बात करें, मतलब उकुलाना हल्के की लीड मान के चल रहे थे। कांग्रेस वालों से जब बात करते हैं तो 30 से 35,000 की बताते हैं, लेकिन जैसे हमने आंकड़े इकट्ठे किया आपने और मैंने मिल करके, उसमें 15 से 20,000 की जो है उकुलाना से इंडिया गठबंधन की लीड आ रही है वहां से। तो ये 9 की 9 विधानसभाएं थी भाई, आपको बताया हमने। नलवा शायद हमारी रह गई है। नलवा, हाँ नलवा रहता है, बिल्कुल नलवा हमारा रहता है, हाँ बिल्कुल नलवा रह गया, 8 होगी कवर। तो नलवा को लेकर के भी हम देखो, नलवा में दोनों इलेक्शन दोनों का अच्छा चला हुआ था, और फाइट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ये पक्का है कि जयप्रकाश ना अप रहेंगे, डाउन नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो 5,000 से अप रहे, नलवा के अंदर मार्जिन यही रहेगा 5-7,000 का। वैसे अनिल मान ने अच्छी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। संदीप ढींढवास है, उसने भी अच्छी मेहनत की है। बलवान पुनिया कामरेड, इस इलाके में बड़ा लंबा टाइम लगा गया संदीप ढींढवास के साथ। संदीप ढींढवास किसान आंदोलन में रहा, उसका प्रभाव है, और उसने सपोर्ट किया हुआ था इंडिया गठबंधन को। यानी इसी वजह से मेहनत ना दिखेगी लोगों में। बिल्कुल, इसी वजह से जो है जयप्रकाश या इंडिया गठबंधन फाइट में हाँ। तो मार्जिन यहाँ 5-7,000 का रहेगा, और मजबूत स्थिति में जो है यहाँ इंडिया गठबंधन ही नजर आ रहा है। तो ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो है हमने अपने हिसाब से जो है जो आंकड़े बताए, उनमें बताया कि भाई हिसार से कौन जीत रहा है, हिसार से बीजेपी, और दोवानी खेड़ा भी हमने कहीं ना कहीं बीजेपी को हैवी बताया है, आंसी से बताया है। तो बाकी जो 6 रहेगी उनमें जो है जयप्रकाश का जनाधार ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो टोटल मेरे हिसाब से जो मेरे आंकड़े इकट्ठे हुए 40 से और 45-50 के बीच का मार्जिन जो है कांग्रेस यहाँ पर हिसार लोकसभा से जीतती हुई नजर आ रही है।
लोगों में ना दो चीज इसमें कि लग रहा है कि मेरा भी एक मूल्यांकन था, लोगों से बात करते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन से 15 से 50,000 के बीच में लोग मान रहे हैं, 15 से 50,000 के बीच में कांग्रेस उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। ये क्लियर है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भाई, हमने जो आंकड़े बताए हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है वो भी बताने का काम करें। और अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर उदय भाई, अब हिसार की तो हमने चर्चा कर ली, तो 10 की 10 हिसार की हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं जो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे ये भी चाहूंगा कि वो ये जरूर कमेंट करे कि चुनाव में उनका अनुभव कैसा रहा, कि उनके पास किस पार्टी का उम्मीदवार आया और उसने क्या मतलब उनके बारे में क्या बात की, उनकी जिंदगी के बारे में क्या बातचीत की। कि जैसे मतलब भाजपा का पूरा हम देख रहे हैं, भाजपा का पूरा चुनावी कैंपेन पाकिस्तान, चीन, हिंदू मुस्लिम भैंस खोल ले जाएंगे, खगड़ खोल ले जाएंगे, इस पे रहा है। जबकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का इलेक्शन मुद्दों पे रहा कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे और हम ये करेंगे। तो ये तो जनता को देखना कि जनता बताएगी कि उनके पास उम्मीदवार जो भी आया है उसने क्या बताया है। बाकी हमारे 3-4 और रह गए हैं कि मतलब मोटा मोटा बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी और बीएसपी का भी उम्मीदवार था। उनका क्या लगता है पूरा अलवर आपको? उनका उदय अगर कुछ लगता होता तो इस वीडियो में चर्चा होती। आपको भी पता, हमने पूरी वीडियो के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके चर्चा ही नहीं की। तो मेरा मानना है ये जो बाकी बच गए सारे के सारे 1 लाख वोट भी नहीं आने, इनके बहुत नीचे रहने हैं। अगर बात करूं इनेलो और जेजेपी, इनकी दोनों की आपस की टक्कर है कि कौन सा वोट ऊपर लेगा, बस इनका इतना ही रहने वाला है। और कोई जिस तरह भाई वैसे जो चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे इंडियन नेशनल, मुझे लगता है कि इन दोनों में भी क्या लगता है, इंडियन नेशनल लोक दल जेजेपी की भी बात करें, दोनों एक दूसरे से ज्यादा वोट लेने की लड़ाई लड़ रही। लेकिन जेजेपी सरकार में रही है, लोगों का गुस्सा उसके खिलाफ ज्यादा था, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव को उस प्रकार से फाइट नहीं कर पाई। और आखिरी दिन जो कुलदीप बिश्नोई से मिलने का इनका वो किया, उसने बड़ा नुकसान इनको किया है। तो मुझे लगता है कि जेजेपी इनसे ज्यादा वोट नहीं ले जाएगी। मेरा भी यही आंकड़ा है कि जेजेपी इनसे ज्यादा वोट ले सकती है, क्योंकि ऐसा पूरे चुनाव के अंदर उनको देखने को नहीं मिला जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोक दल का मिला है। ऐसी बात नहीं है, कई गाँव के अंदर जो है जननायक जनता पार्टी ने अच्छी जनसभाएं भी करने का काम किया है। लेकिन अगर आप बात करें इनेलो पार्टी की, हिसार के अंदर अगर बात करूं मैं, हिसार के अंदर वो चीज दिखा नहीं पाए, वो चीज शो नहीं कर पाए लोगों के सामने। नहीं, वो चुनाव लड़ नहीं पाए। मुझे लग रहा है कि उनका चुनाव का कोई मुझे कैंपेन उस प्रकार से कैंपेनिंग दिखी नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या उनके कोई मुद्दे कोई और, जबकि वो तो विपक्ष में रहे हैं और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पूरी। तब तक के लिए आप जुड़े, धन्यवाद आपका। बिल्कुल। और सभी दर्शकों का भी वो कमेंट करके हमें बताएं कि हो सकता है कि हम भी आम ही लोग हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, हमारे आंकड़े भी गलत हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से मूल्यांकन करना चाहते हैं, बिना किसी के दबाव में और बिना किसी के लालच में ईमानदारी से मूल्यांकन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो धन्यवाद।